हेलो एवरीवन। तो आप सब भावी शिक्षकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। सभी को नमस्कार। सभी अपनी तैयारी अच्छी से जारी रखें और जहाँ से भी आपको हेल्प मिलती है वहाँ से हेल्प ले लेनी चाहिए। ये टाइम है, ये एफ़र्ट लगाने का है, ज़्यादा से ज़्यादा एफ़र्ट लगाना चाहिए। ठीक है, तो मैं आज से आपको संख्या पद्धति शुरू करवाऊँगा। संख्या पद्धति टॉपिक पहला टॉपिक है जो मैथ्स में है। ठीक है, मैथ्स L1 हो चाहे L2 हो, L1 में भी आएगा, L2 मैथ्स में आएगा, तो दोनों के लिए यानी थर्ड ग्रेड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इस टॉपिक में मैं आपको विथ सॉल्यूशन टेस्ट सीरीज करवाऊंगा। ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, तो आप लगातार वीडियो को देखते रहें, बीच में स्किप न करें। आज मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव बता रहा हूँ आपको संख्या पद्धति के बारे में, उसके बाद में अपन क्वेश्चन लेंगे इसके। ठीक है, तो सभी वीडियो में बने रहें, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करें, लाइक करें। SRK फैन क्लब मेरा चैनल है, मैथ मस्ती SRK फैन क्लब। ओके, तो देखो संख्या पद्धति में अपन सबसे पहले संख्याओं के बारे में जानते हैं। तो संख्याएं कई प्रकार की होती हैं। जैसे पहली संख्या अपन लेते हैं तो प्राकृत संख्या लेते हैं। तो प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं, पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं, यहीं पे ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बच्चे। तो आज के बाद आप कभी भी कन्फ्यूज़ नहीं करोगे। प्राकृत का मतलब क्या है? प्रकृति से सीखते हैं अपन। तो प्रकृति से कौन सी संख्याएँ सीखते हैं? तो सबसे पहले प्रकृति से अपन क्या सीखते हैं? बच्चे होते हैं छोटे, 1 साल का है, 1.5 साल का है, उसके पास खिलौने होते हैं। तो क्या कहता है, मेरे पास एक हाथी का खिलौना है, एक ये खिलौना है। तो अपने आप सीख जाता है प्रकृति से। तो बच्चा जो अंक जिन संख्याओं को अपने आप सीख जाता है वो होती हैं प्राकृत संख्याएं। ठीक है, तो बच्चा कभी भी 0 नहीं सीखता, वो एक ही सीखता है कि मेरे पास 1 है, 2 हैं, बाद में कह देता है मेरे पास इतनी हैं, हाथ से बता देता है। तो वे संख्याएँ जो प्रकृति से अपने आप सीख लेता है उनको कहते हैं प्राकृतिक संख्याएँ, और ये गिनती में काम आती हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आपको बहुत कुछ नॉलेज है। तो देखो मैं कुछ बता देता हूँ, रिपीट भी हो जाएगा आपका भी। तो इसमें होती है संप्राकृत संख्याएँ। संप्राकृत संख्याएँ कौन सी होती हैं? तो वे संख्याएँ जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। तो ये 2, 4, 6 और लास्ट तक होती हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी सम संख्या है वो 2 है। विषम प्राकृत संख्याएँ 1 से शुरू होती हैं, 1, 3, 5। ठीक है, सबसे छोटी विषम 1 है। भाज्य संख्या इनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4 है। 2 से अधिक का मतलब जैसे 4 है तो 4 के गुणनखंड क्या होते हैं? 4 गुणा 1 बराबर 4, 2 गुणा 2 बराबर 4। तो इस प्रकार से देखो 2 से अधिक हो गए, 1, 2, 3 गुणनखंड हो गए इसके। ठीक है, तो इस प्रकार से भाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2 कर देते हैं, 2 भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अभाज्य संख्या वेरी इंपॉर्टेंट है। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या है? जो स्वयं व 1 से ही भाजित होती है वो होती है भाज्य संख्या। या तो स्वयं से होती है या 1 से भाजित होती है। ठीक है, और इनके 2 ही गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक कोई भी गुणनखंड इसका नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल देखे हैं तो 5 है, तो 5 को अपन क्या लिखते हैं? 1 गुणा 5 लिख सकते हैं। इसके अलावा और कुछ लिख सकते हैं कि इनके गुणनखंड कर सकते हैं? केवल गुणा में कोई टुकड़ा कर सकते हैं? इसका नहीं कर सकते। इसलिए 5 के 2 ही गुणनखंड है। इसी प्रकार से 11 से करें तो अपन क्या होगा? 11 के भी 2 ही गुणनखंड हो गए, 1 और 11। तो यही मैंने बताया है कि स्वयं व 1 से ही भाज्य होती हैं वो। ठीक है, और 1 है ये सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। ठीक है, आगे फिर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, और 2 एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ। ठीक है ना, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, और सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं ना वो विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो 1 के बारे में अपन बताएं तो 1 न तो भाज्य है न ही अभाज्य संख्या है, यानी ये एक संयुक्त संख्या है। इसको भाज्य अभाज्य में कहीं भी डिवाइड अपन इनको नहीं रख सकते। इसको बस विषम संख्या में रख सकते हैं अपन। विषम संख्या में तो इसको रखा जा सकता है, परंतु इसको न तो भाज्य कहा जा सकता न ही अभाज्य, क्योंकि इसके गुणनखंड भी नहीं बैठ रहे। देखो 2 से ज़्यादा होते हैं वो भाज्य होती है, जिसके 2 ही होते हैं वो अभाज्य होती है। तो इसके तो हैं ही नहीं गुणनखंड। ठीक है, तो सहअभाज्य का मतलब होता है इनका मैं से 1 होता है। जिनका मैं से
यानी HCF जिनका 1 हो उनको कहते हैं सह-अभाज्य संख्या। ठीक है, जैसे 3 7 4 9, ठीक है, इनका क्या है, HCF 1 ही है, यानी इसका कोई गुणनखंड सार्वगुणनखंड नहीं है इसका 1 के अलावा। ठीक है, जिनका सार्वगुणनखंड 1 हो उसको कहते हैं सह-अभाज्य। अब युग्म अभाज्य संख्याएं, तो युग्म अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, तो वे संख्याएं दो संख्याओं का अंतर 2 होता है, दो संख्याओं का अंतर 2, जैसे 5 3 11 13, तो ये हैं। ठीक है, इनमें अंतर कितना है, 2 का अंतर है। तो इसलिए अपन ने अभी जो संख्याएं सीखी है वो प्राकृत संख्याएं के बारे में सारी डिटेल पढ़ ली अपन ने। प्राकृत संख्याओं के कोई क्वेश्चन, थ्योरिकल क्वेश्चन अगर आएगा तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। ओके, अब अपन पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं के बारे में। प्राकृत संख्या अपन ने पढ़ ली हैं, पूर्ण संख्याएं। तो जब प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, यानी संख्याएं पूर्ण हो जाती हैं। तो जैसे 0 1 2 और आगे कोई पता नहीं है बड़ी संख्या किसी को, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है वो 0 है। और एक बात यहाँ इम्पोर्टेंट ये है, इस प्रकार की थ्योरिकल क्वेश्चन आ जाता है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती। ये बात इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्यों कि 1 से आगे देखो सारी शामिल है ना इसमें, इसलिए प्राकृत संख्याएं तो पूर्ण संख्याएं होती हैं, परंतु पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती सभी की सभी। अब पढ़ेंगे अपन पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्या में बहुत ज़्यादा समझने की बात है, इसमें बहुत ज़्यादा गलती होने के चांस हो जाते हैं। इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है इसमें। तो इसमें आपको 2 दिशाओं की जानकारी होनी चाहिए। तो ये पूर्णांक यानी पूर्ण अंक पूर्ण कैसे भी हो सकता है, वो धनात्मक ऋणात्मक वो पूर्ण ही होता है। ठीक है, तो देखो इन पूर्णांक संख्याओं में 0 है वो बीच में होता है। ठीक है, तो 0 से जैसे जैसे अपन दाईं तरफ जाते हैं धनात्मक पूर्णांक आते जाते हैं या धनात्मक संख्याएं आती जाती हैं। जैसे जैसे अपन बाईं तरफ जाते हैं, ठीक है, बाईं तरफ जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे ऋणात्मक पूर्णांक आते हैं। ठीक है, और ऋणात्मक पूर्णांक इस प्रकार से आगे चलते रहेंगे बाईं तरफ। ठीक है, तो न तो इसमें किसी को ये पता है कि सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा है, और न ये पता है कि सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा है। न धनात्मक का पता, न ऋणात्मक का पता, ये दोनों साइड में बढ़ती रहती हैं, कभी भी ख़त्म नहीं होती। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या पूछा जा सकता है, प्रश्न यूँ पूछा जा सकता है कि जैसे -5 और -100, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है। तो अपन क्या करते हैं, 100 देख रहे हैं, चलो ये बड़ी है, तो ये बड़ी नहीं है। ठीक है ना, बड़ी कौन सी है, -5 है बड़ी। ये क्यों है बड़ी, देखो जैसे जैसे अपन ऊपर वाली संख्या अपने पढ़ ली, प्राकृत संख्या पढ़ ली, पूर्ण संख्या पढ़ ली, तो पूर्ण संख्या में अपने क्या करते हैं, जैसे जैसे अपन दाईं तरफ जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, संख्याएं बढ़ती हैं। तो बढ़ने का क्रम अपने को पहले से ही पता है कि जब संख्या अपन दाईं तरफ जाएंगे तब बढ़ेंगी, तो और बाईं तरफ जाएंगे तो छोटी हो रही हैं। तो देखो बाईं तरफ अपन चल रहे हैं तो 0 के बाद -1 आता है, -2 आता है, -3 आता है, -4 आता है। तो इस प्रकार से ये देखो ये सारी संख्याएँ छोटी हैं। ये संख्याएँ देखो यहाँ से ही पता लग जाएगा अपने को, नहीं है। तो यही ही ध्यान रखना है कि जैसे जैसे अपन बाईं तरफ जाते हैं वो संख्याओं का मान कम होता जाता है, और जैसे जैसे अपन दाईं तरफ जाते हैं वैसे वैसे संख्याओं का मान बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये दिशा की जानकारी आपको होनी चाहिए। ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक क्या है, दिशा है 2। तो धनात्मक का मतलब होता है दाईं दिशा में जा रहे हैं अपन, और ऋणात्मक का मतलब होता है बाईं दिशा में जा रहे हैं। ये एक संख्या रेखा है, मान लो इस संख्या रेखा पर ये अंक लिखे हुए हैं, तो संख्या रेखा पे जैसे जैसे अपन बढ़ते हैं दोनों दिशाओं में वैसे वैसे इनका पता लग जाता है अपने को। ठीक है, तो और एक बात यह है कि 0 से समान दूरी की कोई भी पूर्णांक, 0 से समान दूरी पर यानी दोनों तरफ, जैसे 0 यहाँ 0 है, इधर ले लिया जैसे -4 और इधर ले लिया जैसे +4, तो इनको अपन योग करें यानी -4 + 4 बराबर हमेशा 0 होता है। ठीक है ना, इस प्रकार 0 से समान दूरी के पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक को जोड़ते हैं तो हमेशा योगफल उनका 0 प्राप्त होता है। ठीक है, अब है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का भी प्रश्न थ्योरेटिकल पूछा जाता है कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। तो वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उन संख्याओं को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और जहाँ क्या होना चाहिए, Q बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, Q के बराबर कभी भी 0 नहीं हो सकता। जैसे 3/0 नहीं लिखा जा सकता, ठीक है,
जीरो खुद तो है प्रिमेय संख्या, तो इस प्रकार से अगर हर किसी का हर है ना, हर शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो ये नहीं है, ये है प्रिमेय। अब देखो प्रिमेय संख्या का एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 है, 2 है, 0 है, 3 है, -5 है, 2/5 है, -3/8 है, √4 है, √121 है, या ये पॉइंट में है, लगातार संख्या आवर्ती हो रही है, ठीक है, जैसे 0.57 5 इस प्रकार से आवर्ती हो रही है दशमलव के बाद में संख्याओं की, तो वो भी प्रिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे ये भी आवर्ती हो रही है, 0.3 3 3 3 बार बार आ रहा है, तो इस प्रकार से संख्याएं हैं, सारी संख्याओं को प्रिमेय संख्याएं कहते हैं। अब अप्रिमेय, अप्रिमेय इनके अलावा जो भी संख्याएं हैं उनको अप्रिमेय कहते हैं। अप्रिमेय कौन सी होगी, जैसे √5 हो गया, पाई हो गया, ठीक है। और पाई के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, यानी पाई खुद तो अप्रिमेय है, परंतु पाई का मान जैसे अपन लिखते हैं 22/7, तो ये 22/7 है ना, ये प्रिमेय संख्या है, प्रिमेय, ये प्रिमेय है, ठीक है। तो यही ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। तो अप्रिमेय संख्याएं जैसे मैंने लिख दी, जैसे 0.123 231 00, इस प्रकार से मान लो इनके कोई आवर्ती न हो, वो अप्रिमेय होती हैं। तो जैसे ये अप्रिमेय संख्या हो गई, या जिसका वर्गमूल नहीं हो रहा, जैसे 5 का वर्गमूल नहीं हो रहा, तो ये अप्रिमेय है। जैसे 3 + √2, तो ये अप्रिमेय है, ठीक है। तो किसी भी प्रिमेय संख्या में कोई अप्रिमेय संख्या जोड़ दें, घटा दें, गुणा कर दें, भाग कर दें, तो अपने पास हमेशा अप्रिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे ये तो प्रिमेय है 3 तो, परंतु √2 तो अप्रिमेय है ना, तो इन दोनों का जोड़ है वो भी अप्रिमेय होगा, अप्रिमेय, ठीक है। ऐसे ही मान लो 3 - √2 कर दें, तो ये भी अप्रिमेय है, अप्रिमेय। √3 × 2 कर दें, तो ये भी अप्रिमेय होगा, ठीक है। ऐसे ही किसी प्रिमेय संख्या में किसी संख्या का भाग दे दें, तो वो भी अप्रिमेय प्राप्त होती है, ठीक है। प्रिमेय संख्या का किसी अप्रिमेय में प्रिमेय का भाग दें, प्रिमेय से गुणा करें, प्रिमेय घटाएं हैं या जोड़ें, तो आपको क्या होगा, जो भी मान प्राप्त होगा वो सारे अप्रिमेय में प्राप्त होंगे। एक बात फिर, एक प्रिमेय में अपन लिखी नहीं कि 2 प्रिमेय संख्याओं के बीच में अनंत प्रिमेय संख्याएं होती हैं। इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं डिटेल से बता देता हूँ। 1 मिनट वीडियो पॉज कर लेता हूँ। तो देखो प्रिमेय संख्या, तो 2 प्रिमेय संख्याओं के बीच अनंत प्रिमेय संख्याएं होती हैं। इसको कैसे सिद्ध करें अपन, ये तो एक थ्योरिटिकल बात होगी, अपने को रटना पड़ेगा, परंतु अब मैं बता दूंगा, उसके बाद में आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। देखो इनका आपको क्या करना है, ये हर है ना, हर को बराबर करना है आपको, ठीक है ना। तो हर को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, किसी एक संख्या से अंश और हर को गुणा करते हैं, ठीक है। तो अंश और हर को गुणा करने के बाद में दोनों का हर बराबर हो जाना चाहिए, इस प्रकार से आपको लेना है। जैसे इसका अपन 20 कर सकते हैं, इसका भी 20 कर सकते हैं हर, ठीक है। तो दोनों का हर बराबर हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, 3/4 है, इसको गुणा कर देते हैं अपन 5/5 से, वह 4/5 है, इसको गुणा कर देते हैं अपन 4/4 से। तो ये देखो ये कितना हो गया, 15/20, वह ये हो गया 16/20, ठीक है। ये आ गए। तो इस प्रकार से अपन लगातार इनको और बड़ी हर से गुणा, और बड़ा हर करें इनका, तो और बड़ा हर करें, तो देखो क्या कर सकते हैं अपन, इन दोनों का हर 40 कर लें, ठीक है। तो हर 40 कर लें, तो किस किस से गुणा करेंगे अपन, देखो 3/4 है, इसको अपन किस से गुणा करें, तो हर इसका 40 हो जाए, तो 10 से करना पड़ेगा, तो 10/10। इसी प्रकार से 4/5 है, इसके भी हर को आपको 40 करना है, तो किससे गुणा करें, 4/5 को 8 से करें, 8/8, ठीक है। तो ये हो गया 10 30 हो गए, 30/40, और ये हो गया 32/40। तो देखो 30 और 32 के बीच में आ गई ना प्रिमेय संख्या एक प्राप्त हो गई अपने पास, 31/40 ये आ गई, 30 31 32 आ रही है ना। तो इस प्रकार से और बड़ी हर प्राप्त करेंगे ना अपन, तो और बीच में संख्याएं आ जाएंगी इसमें। जैसे मान लो इन दोनों का 100 कर लें अपन, हैं हर 100 कर लें, तो इनके बीच में और अपन प्रिमेय संख्याएं मिल जाएंगी अपने को, बहुत सारी प्रिमेय संख्याएं मिल जाएंगी इस प्रकार से। इस प्रकार के कह सकते हैं कि 2 लगातार प्रिमेय संख्या है ना, कोई 2 लगातार प्रिमेय संख्याओं के बीच में अनंत प्रिमेय संख्याएँ होती हैं। जैसे इसका हर अपन करते हैं 100 कर लेते हैं, तो इसका 100 करने के लिए इसको क्या किससे गुणा करें, 25 से कर लें, और इसको किससे गुणा करें, इसको 20 से कर लें, ठीक है। तो ये तो कितना हो गया, 75 हो गया, 75/100, वह ये कितना हो गया, 80/100। तो आ रहा है, देखो कौन कौन सी हो गई, 76/100 हो गई, और 77/100 हो गई,
78/100 हो गई, 79/100 हो गई। देखो दो लगातार थी हैं, 3/4 और 4/5, दो लगातार प्रीमिय संख्या थी ना, इनके बीच में कितनी आ गई, 4 प्रीमिय संख्या और लिख दी अपन ने। तो इस प्रकार से कितनी भी प्रीमिय संख्याएं अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे पढ़ेंगे अपन और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देखिए हम थोड़ा सा 5-7 मिनट का टॉपिक और है। तो वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याएं किसको कहते हैं? तो अब तक आपने जो पढ़ी है ना वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं हैं, यानी प्रीमिय और अप्रीमिय दोनों संख्याएं क्या हैं, उनको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब प्रीमिय संख्या में अपन ने सारी संख्याएं आ जाती हैं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, भिन्न संख्या, सब आ जाती हैं प्रीमिय संख्याओं में। ठीक है, और अप्रीमिय जो जिनका वर्गमूल वगैरह नहीं होता है अपने पढ़ ली, तो वो दोनों का सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, और ये एग्जाम्पल मैंने लिख ही दिया। काल्पनिक संख्याएं यानी ऐसी संख्याएं जो इनको अपनी कल्पना करते हैं कि ऐसा भी होता है क्या, तो इस प्रकार की अपन मान लो कल्पना करते हैं कि √-5 है या √-11 है या √ कुछ और है माइनस में, तो कोई भी ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं होता। ठीक है, फिर पूर्ववर्ती संख्याएं, इसका भी प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्ववर्ती संख्याएं कौन सी हैं, छोटा सा प्रश्न है ये। देखो तो किसी भी संख्या में एक घटाने पर, किसी में से भी एक घटाने पर, जैसे 510 में से एक घटाया तो क्या आ गया, 509 आ गई, तो 510 की पूर्ववर्ती 509 है। इसी प्रकार से परवर्ती, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती, तो एक जोड़ दें, जैसे मान लो 100 है, 100 में एक जोड़ दिया तो कितना हो गया, 101, तो ये इसकी उत्तरवर्ती संख्या हो गई। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे संख्याओं का योगफल के बारे में। ठीक है, जैसे प्राकृत संख्याओं का योग, लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल है। जैसे कल क्वेश्चन आया है, ठीक है, जो ये CET का एग्जाम हो रहा है, इसमें कल क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 से 50 तक, 50 तक का पूछा था, 1 से 50 तक का योग बताना है। तो इसमें क्या है, कुछ नहीं है, लगातार संख्या है, तो ये संख्या और इसमें एक जोड़ की मल्टीप्लाई करना होता है, 2 से डिवाइड कर दो। जैसे ऐसे 50 गुणा 51/2, 2 से ये कट रहा है 25 बार, तो ये कितना आते हैं, 1225 आ जाते हैं, 1275 आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो यूँ इनके बारे में अभी भी अपन जानकारी कर लेते हैं। हाँ, तो देखें आगे, यानी संख्याओं का योगफल के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, तो वो देख लेते हैं। तो लगातार क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल, तो लगातार क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल, जैसे मैंने एक क्वेश्चन बता भी दिया आपको, तो उसका सूत्र होता है n+1/2, यानी लास्ट संख्या कौन सी है, 1 से 80 तक पूछ रहा है, 1 से 1000 तक पूछ रहा है, या 1 से 2000 तक पूछ रहा है, कैसे भी पूछे वो। ठीक है ना, 1 से जैसे 1 से 100 तक का निकालना है, तो यहाँ n का मतलब क्या हो गया, लास्ट संख्या है वो है n, तो n बराबर देखो यहाँ 100 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 गुणा 101/2, 2 से इसको काट देते हैं 50 बार। अब इसका गुणनफल है वही उत्तर आएगा। ठीक है, तो इसका गुणनफल कितना आता है, 101 को 5 से गुणा करेंगे तो 505 आ रहा है, ये 05,50 होगी। ठीक है, तो इसका योगफल 5050 हो गया। इसी प्रकार से लगातार क्रमागत सम प्राकृत संख्या या सम संख्याओं का योगफल, तो इनका सूत्र क्या होता है, n+1 होता है। ठीक है, जैसे 1 से 100 के बीच की पूछनी है, तो 1 से 100 के बीच में 50 है, 50 सम संख्या हो गई, तो अपन क्या करेंगे, 50 गुणा 51, बस इतना सा करना है, 50 गुणा 51। ठीक है, और जैसे ये यूँ पूछ ले 2, 4, 6, फिर लास्ट में कोई संख्या लिख दी सम संख्या ही, जैसे 100 का योगफल बताना है, तो इसका भी ये 2 से लेके 100 तक 50 से सम संख्या, तो उसका भी इसी प्रकार से निकाल लेंगे अपन गुणा करके। अब लगातार क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल, तो ये क्या होता है, n² होता है, यानी जो संख्या है लगातार उसका वर्ग करना है आपको। जैसे 1 से 100 के बीच की विषम संख्या, ये भी 50 है, विषम संख्या भी 50 है 1 से 100 के बीच में, तो इसका क्या हो जाएगा, n बराबर 50 हो गया, तो 50 का वर्ग करेंगे, 50 का वर्ग कितना होता है, 5 का कितना होता है, 25 होता है, तो 2 जीरो भी लग जाएंगे, तो ये 25 हो गया। इसी प्रकार से जैसे 1, 3, 5 का 99 तक का योगफल कितना है, तो ये भी 50 ही होती है ना। तो इस प्रकार से अब मान लो आपको पता नहीं हो कैसे करें थोड़ा सा, तो इसका एक सूत्र और भी है, समांतर श्रेणी से भी अपन निकाल सकते हैं कि लगातार सम संख्या हो चाहे लगातार विषम संख्या हो, उनके बीच का जो अंतर होता है वो समान होता है। तो ऐसी कोई भी श्रेणी हो जिसके बीच का अंतर दो संख्याओं या लगातार संख्याओं के बीच का अंतर बराबर हो, तो उसको समांतर श्रेणी कहते हैं। तो उसका सूत्र होता है an = a + n - 1d। जैसे मान लो
आपको यही संख्या निकालनी है, इसका योगफल निकालना है। तो अपन कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ ए एन का मतलब क्या होता है, लास्ट अंतिम पद होता है ए एन का मतलब। तो अंतिम पद आपको क्या दिया है, 99 दिया था, 99 लिख लेंगे, ठीक है। बराबर ए का मतलब क्या है, ए बराबर होता है प्रथम पद होता है, प्रथम पद, तो ये प्रथम पद लिख लेंगे ए के बराबर। एन बराबर क्या होता है, पदों की संख्या है, पदों की संख्या, ठीक है। पदों की संख्या निकाल लेंगे अपन, ठीक है। और इससे अपन पदों की संख्या निकाल सकते हैं, पद कितने हैं। योगफल का दूसरा सूत्र है, ठीक है। योगफल का तो होता है एस एन बराबर 2a प्लस n-1 d, ये होता है। और यहाँ होता है n/2, ये सूत्र होता है, ठीक है। ये होता है योगफल का, ठीक है। इससे अपन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वैसे आपको उस सूत्र से भी आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, ठीक है। तो सभी को नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही। और कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना। और किसी प्रकार की अगर कोई मिस्टेक रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, उसका जल्द से जल्द हाथों हाथ आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और टेस्ट सीरीज भी मैंने डाल दी है, उसमें 11 क्वेश्चन है, तो आप उनको हल करना, ठीक है, और बताना कमेंट में।